गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तो पानी के लिए हालत टाइट हो गया है यार, एकदम। मोटर ख़राब हो गया है, मोटर का वाइंडिंग जल गया है, पर वो बंद हो गया था सुबह। पहला 20 मिनट तो पानी चढ़ा ही नहीं, फिर बुलाए इलेक्ट्रीशियन को, कुछ हुआ। अभी भी मोटर ख़राब है, किसी पता नहीं क्यों मोटर वापस चलने लग गया और मोटर हो गया ख़राब। अब क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। मोटर हो गया ख़राब, उसमें से स्मेल आ रहा था, थोड़ा ठंडा हुआ, मोटर अपने आप चलने लग गया। इलेक्ट्रीशियन बोला है कि मोटर बदलना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या करना है। ओह, अब आगे का आगे बताऊंगा यार। हेलो। तो अभी मैंने आपको ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में बताया था और 4 वेदों के बारे में बताया। अब आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सारे वेदों में हैं। सारे डिस्कस करने लूँगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वेदों में है वो मैं बताऊँगा। थोड़ा फास्ट बताऊँगा क्योंकि बहुत चीज़ें कवर अगर करनी हो तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला वेद आता है ऋग्वेद, जिसके बारे में बताया सबसे ओल्डेस्ट वेद है। इस वेद में इसमें 10 चैप्टर हैं, हर चैप्टर को एक का नाम मंडल बोला गया है, तो इसमें 10 मंडल हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है वो है तीसरा मंडल, जिसमें विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र के बारे में कहा या गायत्री मंत्र लिखा है। इसके बाद एक 9वां मंडल है। इस 9वें मंडल में क्या है कि सोम के बारे में डिस्कस किया गया है। और फिर एक 10वां मंडल है जिसमें 10 राजाओं के वॉर के बारे में डिस्कस किया गया है। और इस 10वां मंडल में ही पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया। पुरुष सूक्त यानी कि इसमें बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है कि कितने वर्ण हैं। तो इसमें 3 वर्णों के बारे में बताया गया, बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना। और सबसे पहली बार शूद्र क्या बोलते हैं कैटेगरी को भी इसी सूक्त में वर्णन किया गया है। ठीक है, पहले तो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बारे में था, लेकिन इस सूक्त में पहली बार वर्णन, द फर्स्ट टाइम डिपिक्शन ऑफ शूद्र इज गिवन इन दिस पुरुष सूक्ता, जो कि 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। तो ये रहा ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद बोलते हैं कि 100-200 साल बाद ऋग्वेद के कंपाइल हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए इसको लेटर वैदिक पीरियड का भी पार्ट बोलते हैं। इसमें क्या है कि इस वेद में बताया गया है कि जो भी सेक्रीफाइस होता है, ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है, वो कैसे होता है, उस सेक्रीफाइस करते वक्त क्या रिचुअल्स फॉलो किया जाता है, क्या बोलते हैं, क्या मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, उसके बारे में यजुर्वेद में बताया गया। यजुर्वेद का 2 पार्ट है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, इसका मैंने आपको पहले बताया था कि इसके संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते हैं। हर वेद का 4 पार्ट होते हैं। तो इसका जो एक ब्राह्मण है, जो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, वो उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। इस शतपथ ब्राह्मण में किंग विदेह के एक राजा के कहानी का वर्णन है, जिसमें कहा जाता है कि ये जो विदेह का जो राजा था माधव, वो ऋषि गौतम के साथ अपने मुंह में अग्नि को कैरी कर रहे थे, मुंह के अंदर, और ऋषि के कहने पे अग्नि उनके मुंह से बाहर निकलती है और वो पूरे के पूरे ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया को, मतलब वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया की तरफ पूरे जंगलों को जलाते हुए आगे बढ़ती जाती है। फिर विदेह का राजा जाते हैं और फिर उसके बाद नए राज्य की स्थापना होती है। तो ये एक स्टोरी है, उसमें मेंशन किया हुआ है ना। ऋषि गौतम और माधव जो कि विदेह के राजा, तो इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो ये हुआ यजुर्वेद के बारे में। मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, वरना बहुत ज़्यादा पूरी स्टोरी बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर आता है सामवेद। सामवेद सबसे छोटा वेद है। बोलते हैं सामवेद में कुछ कुल मिलाकर के 1870-75 1870-75 मंत्र हैं, जिसमें से 75 खुद सामवेद के अपने हैं, बाकी सारे सामवेद ऋग्वेद से ही लिए हुए। इट इज़ बेसिकली ए बुक ऑफ सॉन्ग्स, जिसको किसी न किसी, मतलब सामवेद में जो भी हाइम्स हैं या जो भी मंत्र हैं, वो किसी न किसी सेरेमनी में गाए जाते हैं, तो इसलिए इनको बुक ऑफ हाइम्स बोलते हैं। ये बात हुई। इसके बाद हुआ
अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद इज़ मोर अबाउट साइंस। ये भी रिचुअल्स के बारे में नहीं है, ये उन मंत्रों के बारे में जिससे हेल्थ ठीक हो जाता है, कुछ जो ह्यूमन के जो क्या बोलते हैं, द टर्म आई एम मिसिंग आउट, जो सुपरस्टिशन है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको कैसे भगाया जाता है उनके बारे में। तो कुल मिला के इसमें ये रिलीजियस नहीं है, ये बुक मोर और लेस साइंस से रिलेटेड है ना। इसमें एक चीज़ और है, इसमें आयुर्वेद फर्स्ट टाइम इसी का पार्ट बोला जाता है, क्योंकि मैंने बोला ना अथर्ववेद में किसी को ठीक करने के मंत्र हैं, सुपरस्टिशंस मंत्र है, जादू टोना वाले मंत्र है। तो जनरली ये सब क्या है, किसी को ठीक करना है, कोई बीमारी से भगाना है, ये सब चीज़ों के बारे में दिया गया। तो आयुर्वेद को इसका उप अंग बोला जाता है, अथर्ववेद का उप अंग है आयुर्वेद, है ना। अब आते हैं हम लोग उपनिषद में। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद भी अगेन नॉन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है। मतलब अभी तक हम लोग जो भी थे कि मंत्रों के बारे में बात हो रही थी, किस वक्त कौन से मंत्र की पढ़े जाने चाहिए, कौन सैक्रिफाइस के वक्त क्या होना चाहिए, क्या मंत्र पढ़े जाने चाहिए, गाने के वक्त क्या मंत्र होने चाहिए, कोई सेरेमनी के वक्त क्या मंत्र होने चाहिए, किसी को ठीक करना है तो उस वक्त क्या मंत्र होने चाहिए। बेसिकली ये सारी चीज़ें उपनिषद फिलॉसफी के बारे में बात करती है। उपनिषद जो बात करती है फिलॉसफी के बारे में बात करती है। ये बात उपनिषद में मोस्टली रहती है कि भाई कैसे मोक्ष की प्राप्ति। उपनिषद में ही कहा गया है कि भाई कि हमारी बॉडी का जो कोर है वो आत्मा है, शरीर नहीं है, ये है। तो कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट उपनिषद के बारे में बताते हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे कठोपनिषद है जिसमें नचिकेत और यम की कहानी है। नचिकेत एक छोटा सा बच्चा जो 12 साल 13 साल का बच्चा था, जो अपने घर से निकल जाता है मौत के बारे में और मौत के बाद आगे क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, और उसकी यम देवता से बात होती है। यम जो मौत के देवता होते हैं उनसे उसका डिस्कशन है, और वो क्या बताते हैं वो पूरी इस कठोपनिषद में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में से हम लोगों ने अपने एम्बलम के नीचे लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते, आपने कई बार सुना होगा। ये सत्यमेव जयते इसी मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद है एक देखिए छंदोग्या उपनिषद भी है, और फिर एक है बृहद अरण्यक उपनिषद। बृहद अरण्यक उपनिषद जो है, ये उपनिषद में तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मेंशन किया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से उजाले की ओर जाना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है। उपनिषद के बाद आते हैं पुराण, है ना। पुराण क्या होते हैं? पुराण ये भी हिंदू रिलीजन के स्क्रिप्चर्स हैं। कुल मिला के 18 पुराण है ना, जिसमें से भगवत पुराण सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ दूसरे और पुराणों के नाम मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने पक्का सुन रखे होंगे। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, है ना, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण तो आपको बताया, अग्नि पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, कूर्मा पुराण। ये 18 हैं। उसमें से सबसे जो है श्रीमद् भगवत जो है पुराण, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी पे ही गीता का बेस है ना। गीता कहा जाता है महाभारत से लिया गया। महाभारत में आज के डेट में 1 लाख श्लोक हैं, और इसकी रचना वेद व्यास ने की, ठीक है। ये चीज़ हो गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊं। ऋग्वेद में कुछ क्या बोलते हैं, वुमेन्स के बारे में बताया गया, जो कि सेज थी, यानी कि जो ऋषि थी, वुमेन ऋषियों के बारे में बताया गया है। और उन्होंने भी ऋग्वेद के कुछ हाइम्स लिखे हैं। जो वुमेन्स ने लिखे हैं हाइम्स, उसको ब्रह्मवादिनी बोलते हैं। जो हाइम्स वुमेन ऋषियों ने लिखे हैं उनको ब्रह्मवादिनी बोलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट नाम जो हैं वो है गार्गी, लोपामुद्रा। ये 2 बहुत बड़े नाम हैं जो उस समय की वुमेन ऋषियाँ थी, है ना। ये बात हुई। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन ये मेन है वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, ये मेन चीज़ है। इसके अलावा इसमें बहुत हैं, इसमें बताता जाऊँगा तो जैसे कि मैं कुछ चीज़ें और बता ही देता हूँ कि जैसे कि
ऋग्वेद के वक्त में भगवानों की जो पूजा की जाती थी उसमें उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि जैसे एक आसमान के भगवान थे, एक स्पेस के भगवान थे और एक धरती के भगवान थे। तो जैसे कि वरुण, मित्र, हाँ ये हो गए, इंद्र, रुद्र ये हो गए, इनकी पूजा होती थी, है ना। फिर बृहस्पति, सोम, इनकी पूजा होती थी। मैंने सोम के बारे में बताया है कि 10वें मंडल में सोम के बारे में 114 क्या बोलते हैं मंत्र दिए गए हैं। तो ये है ना। उस ऋग्वेद में गाय को अघन्य किया कहा जाता था, मतलब कि इसको काटा नहीं जा सकता। ठीक है, गायों जितनी ज़्यादा गायें होंगी आदमी उतना रईस कहलाता था उस वक्त। ठीक है, फिर उस वक्त एक भगवान जिसमें वरुण देव की पूजा खूब होती थी। वरुण देव यूनिवर्सल लॉ हैं, इसको ऋत बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ के संस्थापक थे। वो चीज़ हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं। बोलते हैं उस समय जो राजा थे वो सभा और समिति उनको जनरली ये मोनार्की सोसाइटी थी जिसमें राजा जो है मोनार्क रहता था। तो बट उनको सपोर्ट करने के लिए सभा और समिति की गठन हुआ था। सभा में एलाइट लोग रहते थे, समिति में लोकल लोग उसके मेंबर थे। ये दोनों गाइड करते थे, उसके बेसिस पे राजा डिसीजन लेता था। इसके बाद इसमें बहुत चीज़ें हैं, तो अभी मैं इसी को यहीं पे एंड करता हूँ, वेद के पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। अभी लंच करने जाऊंगा। लंच करने के पहले मैं एक दो छोटे छोटे फैक्ट्स बताता हूँ। एक नौसारो नाम की जगह है, हड़प्पन साइट है। उस साइट में कुछ आइडल्स मिले, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। वो मूर्तियों का कैसा है कि उनकी मांग है, बीच पार्टीशन वाली मांग है, मांग में सिंदूर लगा हुआ है। तो ये स्पेसिफिक टाइप के आइडल्स मिले हैं नौसारों से। इससे मतलब सिंदूर की महत्ता नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो कल्चर जो सिंदूर लगाने का कितना पुराना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो मुझे लगा ये बताना चाहिए। और कुछ तो ऐसे नहीं दिख रहा है, बट ये बहुत ही आइडल्स विथ वर्मिलियन इन हेयर पार्टीशन, वो कहाँ नौसारो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा कि मतलब सिंदूर लगाने की प्रथा कब से है और एग्जैक्टली नहीं, मतलब उससे ही डेवलप होके आई होगी, ये माना जा सकता है। तो ये फैक्ट था। आगे कुछ अच्छा मिलता है तो ज़रूर बताओ। हाँ, रात के बज रहे हैं 8:30। मैंने दिन भर में पढ़ा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसके MCQs किए। टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। लेट्स सी क्या करते हैं उसका। बट एनी विच वेज, और अभी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ रहा था, तो मुझे करंट अफेयर्स से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो पहला फैक्ट है, यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन प्रोग्राम। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक क्यूजीन जो बहुत फेमस, वो लोग जो वहाँ का बहुत प्रोमिनेंट होगा, उसको वो लोग नेशनल लेवल पे लेके आएंगे, ताकि कोई भी वहाँ विज़िट करे तो वो क्यूजीन वहाँ का ज़रूर टेस्ट करे। तो इससे क्या होगा कि उस क्यूजीन को बनाने का एक्सपर्टीज़ बढ़ेगा। फिर वो क्यूजीन वहाँ से हो सकता है कि माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स में भी जाए। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट गुड इनिशिएटिव आई थिंक यूपी गवर्नमेंट का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन का। ये एक चीज़ है। मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 हुआ था फरवरी के मंथ में। इसमें अल्कराज नाम के जो प्लेयर हैं आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जोकोविक को हराया था और मेल कैटेगरी में वो जीते थे। इंटरेस्टिंग देखिए, वुमेन कैटेगरी में रब्यांका नाम की एक फीमेल प्लेयर हैं जिन्होंने सबलेनका को हराया था। ये भी रब्यांका जो है ये है कज़ाकिस्तान की प्लेयर, और सबलेंका है जो है ये है बेलारूस की प्लेयर। एक फैक्ट देखिए, ज़रा सोचने वाली बात है कि इंडिया में इतना टैलेंट होने के बाद भी हम लोग कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहाँ सिंगल्स कभी टेनिस में जीत पाएँ। क्या पता इंफ्रास्ट्रक्चर का हो सकता है चैलेंज, या बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। बट ये समझ आए, कज़ाकिस्तान कितना पॉपुलेशन है, बेलारूस कितना बड़ा जगह है, लेकिन वहाँ से बड़े स्टेज पे हर स्पोर्ट्स में लोग निकल रहे हैं। इंडिया में थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग क्रिकेट को ज़्यादा फोकस देते हैं, और इतना बोलने के बाद भी मैं ये बता रहा हूँ कि खुद भी मैं क्रिकेट देखना ज़्यादा प्रेफर कर जाऊँगा। अगर
स्पोर्ट्स देखूँगा। तो ये ज्ञान देने के बाद भी ये सिचुएशन ऐसा ही है। पता नहीं अब ये कब बदलेगा, हम ही लोगों को बदलना होगा। लेकिन ये रहा एक पीएम राहत स्कीम है, ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा। ये स्कीम है कि जैसे किसी का भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जो विक्टिम होता है, जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया, उसको अचानक कहीं भर्ती कराया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम निकाला। इसके अंतर्गत क्या है कि जिस भी हॉस्पिटल में कवर कराया जाएगा, पर व्यक्ति है ना 1.5 लाख रुपए का उसको ट्रीटमेंट मुफ्त किया जाएगा, और 7 दिन तक का। मतलब पर डे नहीं है कि 1.5 ले पर डे हो रहा है और 7 दिन तक 1 नहीं, टोटल 7 दिन। उस 7 दिन में 1.5 लाख रुपए तक का जो भी खर्चा होगा वो कवर गवर्नमेंट करेगी, पर पर्सन होगा ये। अब इसमें समझिए, मान लीजिए गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और 4 आदमियों का एक्सीडेंट हो गया, तो चारों को 1.5 लाख रुपए 1 हफ्ता तक के लिए कवरेज होगा, है ना। ये है, ये अच्छा स्कीम है, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्कीम है। तो ये है। और कुछ तो ऐसे है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर ये करंट अफेयर्स के बारे में बताऊं कहीं लोग आप लोग बोर ना होने लगें, तो इसीलिए क्या बताता हूँ, जो अच्छा लगा वो मैंने बता दिया। हाँ, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं जो ब्रिटिश पर्सनालिटी हैं, मार्क टुली। वो फरवरी के महीने में ही पास्ड अवे, उनका देहांत हो गया। वो बहुत ही बड़े बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने इंडिया को थोरली कवर किया है और बहुत बुक्स भी लिखे हैं। इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला है, मार्क टुली। तो इनकी किसी को बुक मिले तो ज़रूर पढ़ें। मुझे भी उनकी बुक का नाम नहीं याद आ रहा, मुझे एक बुक का नाम उनका याद था, मैंने पढ़ी नहीं उनकी बुक, पर मुझे एक बुक का नाम याद था जो भी एकदम क्लिक नहीं हो रहा। तो किसी को मिले तो ज़रूर पढ़ें, है ना। तो ये रहा फैक्ट, बने रहिए इसमें। मैं एक और फैक्ट, कुछ और फैक्ट्स आएंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा।